जय हिंद दोस्तों, मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के कृषि के संदर्भ में। इसके अंतर्गत हमने फसलों का वर्गीकरण देखा, साथ ही साथ कृषि जलवायु प्रदेशों को भी देख चुके हैं। यदि आपने वे वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उन्हें एक बार देख लें। आज हम बात करने वाले हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में, जो कृषि जनगणना द्वारा लिया गया है। इन आंकड़ों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न और कभी कभी 3 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कृषि के संदर्भ में आंकड़ों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 37.46 लाख कृषक परिवार है। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 37.46 लाख कृषक परिवार है, जिसका 76% लघु एवं सीमांत कृषक के अंतर्गत आता है। ये सवाल ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। 37.46 लाख कृषक परिवार है, जिसका 76% क्या है, लघु एवं सीमांत कृषक है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 46,53,495 हेक्टेयर भूमि कृषि हेतु उपलब्ध है। ठीक है, 46,53,495 आप याद रख लेंगे। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि राजनांदगांव जिले में उपस्थित है। वही न्यूनतम कृषि योग्य भूमि नारायणपुर जिले में। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ है? राजनांदगांव में। न्यूनतम है नारायणपुर में। मुख्य अनाज, छत्तीसगढ़ का जो मुख्य अनाज है हमारा चावल है, और मुख्य दलहन फसलें है चना है, और मुख्य तिलहन फसल है मूंगफली। ठीक है, याद रखेंगे। अनाज फसल है हमारा चावल, दलहन है चना, और तिलहन फसल है मूंगेली। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि राजनांदगांव में और न्यूनतम कृषि योग्य भूमि नारायणपुर जिले में। आगे देखते हैं जोतों के आकार। ये जोड़े मिलाओ करके सवाल आता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जोतों का आकार के आधार पर सीमांत, देखो सीमांत जोत के अंतर्गत 0 से 1 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, 0 से 1 हेक्टेयर वाले को 1 हेक्टेयर, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, और मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, और वृहद जोत 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। ठीक है, खेत के आकार की बात हो रही है, जो जोतों का आकार होता है इसके बारे में। इसे जोतों को आकार को हमने सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत और वृहद जोत में बांटा है। वृहद जोत में 10 एकड़ से अधिक आता है, वही मध्यम जोत में 4 से 10 हेक्टेयर, और अर्ध मध्यम जोत में 2 से 4 हेक्टेयर, लघु जोत में 1 से 2 हेक्टेयर, और सीमांत जोत में 0 से 1 हेक्टेयर के मध्य आता है। अगर छत्तीसगढ़ के औसत कृषि जोत के आकार की बात किया जाए तो वो है 1.36 हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ का औसत जोत कितना है? 1.36 हेक्टेयर। प्रति व्यक्ति कृषि भूमि उपलब्धता की बात किया जाए छत्तीसगढ़ में तो वह है 0.27 हेक्टेयर। ठीक है, ये क्या है? 1.36 क्या है? औसत कृषि जोत का आकार, और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता है 0.27 हेक्टेयर। आगे बात करते हैं प्रमुख फसलों का उत्पादन क्रम के अनुसार। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बोए जाने वाले जो फसल है उसका उत्पादन क्रम, ठीक है, अधिक से कम ओर, यानी कि जो पहला कहा गया है वहाँ सर्वाधिक से कम की ओर। फसलों का उत्पादन के क्रम इस प्रकार से होगा। सर्वाधिक उत्पादन होता है धान, धान के बाद मक्का, मक्का के बाद गेहूं, गेहूं के बाद कोदो कुटकी, उसके बाद ज्वार, उसके बाद जौ। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन क्या हो जाएगा? धान का, और सबसे कम क्या हो जाएगा? जौ का। उसी प्रकार फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का क्रम, यानी कि कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है इस आधार पर। तो उस आधार पर यदि देखा जाए फसलों का क्रम क्षेत्र के अनुसार, तो सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र किसमें होता है? धान में। धान के बाद मक्का, मक्का के बाद गेहूं, गेहूं के बाद कोदो कुटकी, और कोदो कुटकी के बाद अंत में होता है ज्वार। ठीक इसी प्रकार दलहन फसलों का उत्पादन क्रम अधिक से कम की ओर। हम बात कर रहे थे प्रमुख दलहन फसलों का उत्पादन क्रम के अनुसार। ठीक है, तो सर्वाधिक उत्पादन होता है दलहन फसलों में चना का,
फिर लाख, तिवड़ा, फिर उड़द का, फिर तुअर का, फिर कुल्थी का, फिर मूंग मोठ का, यानी कि सर्वाधिक उत्पादन चना का और सबसे कम उत्पादन मूंग मोठ का। प्रमुख दलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का क्रम अधिक से कम की ओर। ठीक है, ये फसलों के उत्पादन के अनुसार, अब क्षेत्र के अनुसार। क्षेत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक दलहन फसलें चना का किया जाता है, फिर लाख का किया जाता है, फिर उड़द का, फिर तुअर का, फिर कुल्थी का और अंत में मूंग मोठ। तो ये दोनों सेम है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही ऊपर में सिर्फ एक ही क्रम भंग है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, इसी वजह से मैंने क्रम अनुसार लिख दिया है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2018-19 में 16,61,000 किसानों का अल्पकालीन ऋण माफ किया गया। ठीक है, 2018 से 19 में 16,61,000 किसानों का अल्पकालीन ऋण माफ किया गया था। और 2012 से 13 वाला जो सेशन था, इसमें छत्तीसगढ़ शासन ने अलग से कृषि बजट बनाया था। ध्यान में रखेंगे, अलग से कृषि बजट बनाया था 2012 से लेकर 13 से। अब हर साल क्या होता है, अलग से कृषि बजट बनाया जाता है। आगे बात करते हैं प्रमुख तिलहन फसलों के उत्पादन क्रम के अनुसार, फिर अधिक से कम की ओर। ठीक है, अधिक से कम की ओर। तो सबसे अधिक उत्पादन होता है तिलहन फसल में मूंगफली, फिर सोयाबीन, फिर राई सरसों, फिर राम तिल, फिर अलसी। तो सर्वाधिक उत्पादन हो गया है मूंगफली का और सबसे कम हो जाएगा अलसी का। वहीं क्षेत्रफल के अनुसार तिलहन फसल, तो क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्र में सोयाबीन उगाया जाता है, फिर राम तिल, फिर राई सरसों, फिर मूंगफली, फिर अलसी और अंत में तिल, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र में सोयाबीन और सबसे कम क्षेत्र में तिल उगाया जाता है तिलहन फसलों के अंतर्गत। आगे बात करते हैं कृषि विपणन से संबंधित। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिसे हम लोग सामान्य तौर पे मंडी जो होता है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन 23 दिसंबर 2003 को किया गया था। और इसका जो केंद्र है, मुख्यालय है, कहाँ है, हमारा राजधानी रायपुर में है। उत्पादित फसलों का भंडारण, देखो जो फसलें होते हैं उनका भंडारण कौन करता है, राज्य भंडार गृह निगम। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रायपुर है। और धान की खरीदी कौन करता है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ द्वारा। वहीं मक्का की खरीदी कौन करता है, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उत्पादित फसलों का भंडारण की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य भंडारण गृह निगम रायपुर। और धान की खरीदी कौन करता है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ द्वारा। और मक्का की खरीदी करता है छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा। वहीं छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है, 69 कृषि उपज मंडियों की संख्या। कृषि उपज उप मंडियों की संख्या 118। ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। मंडियां कितनी है, 69। उप मंडियां कितना है, 118, 118। प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या 1333, 1333। कुल उपार्जन केंद्र कितना है, 1992, 1992। बात करते हैं बागबानी फसलों के संदर्भ में। राष्ट्रीय बागबानी मिशन बागबानी क्षेत्र के समन्वित विकास के तहत 2005 से 6 में प्रारंभ किया गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, 2000 राष्ट्रीय बागबानी मिशन, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2005 से 2006 में। और ये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ था 5 मई 2005 को। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में संचालित है, जिसका उद्देश्य है हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, नर्सरी उन्नयन, सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों का विकास, सब्जी व मसाला बीजों का उत्पादन। ठीक है, ये सब पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, तो क्या क्या शामिल है, हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, नर्सरी उन्नयन, सामुदायिक जल स्रोतों का विकास, सब्जी व मसाला बीजों का उत्पादन, ये सभी शामिल है। बात करते हैं उद्यानिकी के क्षेत्र में उत्पादन का क्रम। ठीक है, उद्यानिकी के क्षेत्र में उत्पादन का क्रम अधिक से कम की ओर।
सबसे अधिक उत्पादन होता है सब्जी का, उसके बाद फल का, उसके बाद मसाला का, उसके बाद औषधि और उसके बाद पुष्प, यानी कि सर्वाधिक उत्पादन सब्जी का और सबसे कम पुष्प का। उद्यानिकी के क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार कम से ज़्यादा, सर्वाधिक क्षेत्र में सब्जी का उत्पादन, फिर फल का उत्पादन, फिर मसाला, फिर पुष्प और सबसे कम क्षेत्र में औषधि फसल, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र में सब्जी लगाया जाता है और कम क्षेत्र में औषधि फसल लगाया जाता है। इसी प्रकार से हमने आज के इस क्लास में देखा कि छत्तीसगढ़ के आंकड़ों, कृषि संबंधी आंकड़ों को हमने आज के क्लास में देखा है। मैंने कोशिश किया है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में जिस प्रकार से प्रश्न आता है वो आपके सामने रखूं। अगर मैं सभी का एक एक फसलों का डेटा देते रहता तो यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता आप लोग के लिए। जनरली अब तक देखा गया है, इसी फॉर्मेट में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं। अगला हम बात करेंगे कृषि योजनाओं के बारे में। कृषि विकास हेतु छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल ललित के ठाकुर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सही समय में नोटिफिकेशन मिलता रहे। याद रखेंगे कि हम इसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित सभी पहलुओं को हम कंप्लीट कराने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ BA MA कोर्स जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।